हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और स्टडी विद कॉन्सेप्ट टीम के द्वारा आपकी पढ़ाई को मजबूती करने के लिए, आपको सही दिशा निर्देश देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अभी हमारे यहाँ कई बैच चल रहे हैं, जिसमें एक तो हिस्ट्री हमारा कंटिन्यू चल रहा है, वो अलग पॉइंट है। वो हमारा एकदम फ्री मोड में हम हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसकी वीडियो आपको दी जा रही है। लगभग 14 लेक्चर हो चुके हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पेड पेज हैं, जिनकी फीस ज़्यादा नहीं है। इसमें एक तो ऐसे राइटिंग बैच चल रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आपको 10 ऐसे हैं, है ना, उनको लिखना, उनका मॉडल आंसर, है ना, और आपकी कॉफी चेकिंग, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। और बहुत अच्छे से आपकी कॉफी चेकिंग आपके सामने वीडियो के थ्रू की जाती है, ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी कमियां पहचान सकें और उनको अच्छे से तैयार कर सकें। इसी प्रकार आंसर राइटिंग का बैच है, GS 1, 2, 3, 4। ऑप्शनल आंसर राइटिंग बैच, ऑप्शनल में हिस्ट्री, और PSIR का बैच चल रहा है। सी सेट बैच चल रहा है, क्योंकि हमको पता है सी सेट काफी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। और अभी 16 अक्टूबर से, ये दोनों बैच 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, सी सेट बैच और आपका NCERT बैच। NCERT को बहुत होलिस्टिक अप्रोच के साथ यहाँ पढ़ाया जा रहा है। इसकी जो भी आपको डिटेल चाहिए, आपके पास ये हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इस पे स्कैन करके भी आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो। इसके माध्यम से आप हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके थ्रू आप कोई भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी प्रकार का कांटेक्ट करके आप बैचों से संबंधित सभी जानकारी यहाँ पर जान सकते हो। ईमेल आईडी है, इससे भी आप जानकारी ले सकते हो, अगर इसका भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के तरीकों से आप हमारे इस चैनल तक, हम तक आप पहुंच कर सकते हो। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा लाइव आपका जो डाउट डिस्कशन है, वो बेसिकली संडे को होता है। संडे को लाइव डाउट डिस्कशन होता है। और आपका रेगुलर क्लास होती है आपकी हिस्ट्री की, जिसमें 14 लेक्चर हो चुके हैं। कल आपके साथ एक नई क्लास होगी आपकी। कुछ टेक्निकल वजह से पिछले 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पाई, लेकिन कल आपके साथ हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। 9 बजे वो क्लास होती है, लगभग 9 बजे शाम की वो क्लास होती है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमारा उद्देश्य है कि एक ऐसे राइटिंग आपको किस तरीके से करनी चाहिए, ऐसे में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, ऐसे में किस तरीके से आप नंबर ला सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ऐसे में कम मेहनत में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस ऐसे अच्छा नहीं लिखा जा सकता। और अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। बाकी तो जो नंबर आएंगे वो अलग पॉइंट है, लेकिन हमारी ओर से हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आपके सामने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे हमारे आंसर राइटिंग बैच में दिया गया था, उसी ऐसे का मॉडल आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि कैसे हम आपको मॉडल आंसर है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, किस तरीके से इसमें चीजें देख सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम में आपके पास एक चीज होनी चाहिए कि आपको ऐसे का टॉपिक सेलेक्ट करना होता है कि सबसे पहले कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया जाए। इसमें आप अपना समय दे सकते हैं। हालांकि मैंने ऐसे की डिटेल स्ट्रेटजी आपको बना रखी है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें डिटेल से। यहाँ मैं आपको एक ऐसे किस तरीके से लिखना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले किस तरीके से चीजें, टॉपिक को समझना, टॉपिक की रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है, इस चीज में ज्यादा टाइम दीजिए। तो ऐसे आपको पता है यूपीएससी में तो बहुत, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यूपीएससी के अंतर्गत 250 का आता है ना। स्टेट पीसीएस में एक पेपर इसका होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपी पीसीएस में सभी जगह। और कम मेहनत में आप ऐसे में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो एक टॉपिक दिया गया था, पूंजी आधारित वैश्वीकरण के स्थान पर, ध्यान रखना, पूंजी आधारित वैश्वीकरण के स्थान पर मानव केंद्रित वैश्वीकरण। तो कभी भी आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करो, सबसे पहले इस टॉपिक को विभाजित करो और देखो कि इस टॉपिक में कितने पार्ट है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले इस टॉपिक की टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं तो ये कह रहा है, एक तो है इसमें पूंजी आधारित वैश्वीकरण, एक तो है इसमें वैश्वीकरण कि वैश्वीकरण क्या है, और फिर कह रहा है कि और जो आपको देखना है पूंजी आधारित वैश्वीकरण क्या है। ठीक है ना। उसके बाद देखना है कि पूंजी आधारित वैश्वीकरण के स्थान पर मानव केंद्रित वैश्वीकरण की जरूरत कैसे पड़ी, और मानव केंद्रीकृत वैश्वीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा रूपरेखा पे काम करना चाहिए। जैसे मैंने इसमें आपको मॉडल आंसर के साथ साथ एक रूपरेखा तैयार करके भी दी है कि आपको रूपरेखा किस तरीके से तैयार करनी चाहिए।
इसको हम टॉपिक को समझते हैं। देखो टॉपिक में कितने आयाम हो सकते हैं, पहले सिंपल से बताता हूँ। इस टॉपिक में आपको कितने आयाम लिखने हैं? सिंपल, पहला लिखना है, अगर आप पहला लिखना है कि आखिर वैश्वीकरण है क्या चीज। पहला लिखना है वैश्वीकरण आखिर है क्या है। दूसरा, अब चाहे तो इसको आप कोई कॉर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आप इसको एक स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो। वैश्वीकरण को डिफाइन कर सकते हो स्टोरी से, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। कॉर्ड से स्टार्ट कर सकते हो, स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। तो ऐसे स्टार्ट करो कि आप वैश्वीकरण की परिभाषा को अच्छे से समझा सको। तो एक आयाम है वैश्वीकरण क्या चीज है। दूसरा आयाम है वैश्वीकरण का इतिहास क्या रहा है। क्या वैश्वीकरण आज की घटना है या पहले भी थी। तीसरा आयाम होगा वैश्वीकरण के प्रभाव, और उसमें पूंजी आधारित वैश्वीकरण के दुष्प्रभाव। तो दुष्प्रभाव बताएंगे। पूंजी आधारित वैश्वीकरण के जब आप दुष्प्रभाव बताओगे, तभी आप इस बात को साबित करोगे कि मानव केंद्रित वैश्वीकरण की जरूरत। तब आएगा मानव केंद्रित वैश्वीकरण। मानव केंद्रित वैश्वीकरण। फिर आपको लिखाना है मानव केंद्रित वैश्वीकरण क्या है, फिर ये कैसे बढ़ाया जा रहा है, इसका महत्व क्या है, इसको बढ़ाने में भारत के प्रयास क्या है, और फिर निष्कर्ष, इसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है। ये आपके वैश्वीकरण के बेसिक पॉइंट है, जिनको हम आपके रूपरेखा के साथ बता देते हैं। जैसे वैश्वीकरण की कोई चीज आप मान लो कोई एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र था जहां पर एक किसान अपनी खेती करता था। खेती के दौरान उसको किसी ने इंटरनेट के माध्यम से सूचना दी कि इसी किसी देश विशेष में उसकी खेती के प्रोडक्ट की अच्छी कीमत है। ऐसी स्थिति में वो किसान ने क्या किया, अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी खेती के उत्पाद को यूरोप के मार्केट, अफ्रीका के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। और इस तरीके से छोटे से गांव का एक किसान यूरोप के मार्केट से जुड़ गया। अब छोटे से किसान का यूरोप के मार्केट से जुड़ना वैश्वीकरण है। ऐसे कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कुछ भी बता करके आप इसको स्टार्ट कर सकते। अब देखो, ऐसे की सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण काम होता है ऐसे की रूपरेखा। अगर आपने ऐसे की रूपरेखा अच्छे से तैयार की है तो आपका ऐसो में फ्लो आएगा। आपका ऐसे में आप कम चीजें काटा फांसी कम होगी, क्योंकि ऐसे में जितनी चीजें काटा फांसी कम होती है उतना ही ऐसे इफेक्टिव होता है। तो ऐसे में काटा फांसी कम होगी, ऐसे में सीक्वेंस रहेगा। ऐसा नहीं कोई चीज आपको बाद में याद आए, इसलिए पहले से ही आपको रूपरेखा तैयार कर लेनी है, जिससे कि आप कोई चीज भूले नहीं, और जिससे कि आप ऐसे को बहुत सिस्टमेटिकली अप्रोच से लिख सके और वहीं से आपके नंबर आते। इसलिए ऐसे की रूपरेखा तैयार करने के लिए आप 15 मिनट का समय ले सकते हैं। आपके पास 15 मिनट का समय होता है, 15 मिनट का समय आप ऐसे की रूपरेखा के लिए ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आप इस ऐसे को मैं लिखूं, तो सबसे पहले आपके पास लिख सकना चाहिए एक, तो सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है। आप इसकी सामान्य परिभाषा या एक विद्वान के द्वारा दी गई कोई व्याख्या इसकी बता सकते हैं। स्टार्टिंग इससे कर सकते हैं। तो आप पहले लिख लीजिए पीछे कॉपी में, भाई मुझे इससे स्टार्टिंग करनी है, मैं इससे कहानी से, डेफिनेशन से, किससे स्टार्ट करूँ। इसको आप किसी घटना से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसको आप किसी घटना से स्टार्ट कर सकते हैं, और ज्यादा नहीं करंट की घटना लीजिए। अगर आप इसका एग्जांपल देना चाहते हैं, देख लो, हाल ही में इसराइल इसराइल हमास का जो संघर्ष चल रहा है, इसका प्रभाव भारत पे पड़ रहा है। भारत के जो तेल उत्पाद उन पे पड़ रहा है। और ये किसी का उदाहरण है, ये सब वैश्वीकरण की उदाहरण। अगर हम कनेक्ट नहीं होते वैश्वीकरण के माध्यम से, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा था कि कहाँ युद्ध हो रहा है इससे। लेकिन आज हम वैश्वीकरण के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो हमास और इसराइल का होने वाला युद्ध न केवल हमारी विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारी आर्थिक नीति को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही है, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है, आतंकवादी को प्रभाव बढ़ रहा है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष की राजनीति बढ़ रही है, और जो भविष्य में भारत के विकसित होने के बीच में बड़ी समस्याएं बन सकती है।
तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीजें जोड़नी है। तो इस प्रकार हमास की घटना का प्रभाव भारत में पड़ना ही वैश्वीकरण है। तो आप किसी भी करंट घटना से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड प्रैक्टिस से आता है कि आपको क्या चीज यहाँ कनेक्ट करनी है। और मैं बता देता हूँ, यह आप बहुत सारी चीजें सोच के जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में कई चीजें दिमाग में नहीं आती है। कई बार बहुत सारी चीजें एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग में नहीं आती, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो उसकी आदत आपको पड़ जाएगी और फिर अच्छे से आपको चीजें आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको बताना है सिंपल सा कि वैश्वीकरण का इतिहास। भाई वैश्वीकरण आज की चीज नहीं है, वैश्वीकरण तो बहुत पुरानी है। हड़प्पा काल में देख सकते हो, मौर्य काल में देख सकते हो, व्यापारी भारत में आए, एबन बतूता आया, अल बरूनी आया, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे व्यापारी आए आपके यहाँ बीच बीच में, फिर यात्री भी आए, मैगस्थनीज आया, फायायान आया। और फिर बताना है कि ये जो वैश्वीकरण था ये भारत का वैश्वीकरण था, जिसे भारत ने वासुदेव वासुदेव कुटुंबकम के माध्यम से आगे बढ़ाया। ये आपको बताना है। भारत ने मानव केंद्रित, जो भारत का वैश्वीकरण था ना, वो मानव केंद्रित था, जहां पर व्यापार करते थे मानव के कल्याण के लिए, दूसरे देशों से संबंध स्थापित करते थे भारत के मानव के कल्याण के लिए, और दूसरे देशों में अच्छे विचारों को प्रोत्साहन करने के लिए, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जैन बौद्ध धर्म के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो शिक्षण संस्थान बनाए गए थे, उनका उद्देश्य था कि लोगों को मानव कल्याण की शिक्षा दी जाए। तो विदेशों से जो भारत में पढ़ने आते थे लोग तक्षशिला में, उनको बौद्ध धर्म की उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो बौद्ध धर्म के मूल्यों को दुनिया में फैला सके और बौद्ध धर्म के आधार पर मानव कल्याण को स्थापित कर सके। लेकिन वही आज के यूनिवर्सिटीज है, आज की यूनिवर्सिटियों का उद्देश्य क्या है? बिजनेस खोलना, स्टार्टअप डेवलप करना, पैसे कमाना। ये क्या है? पूंजी आधारित वैश्विक। लेकिन तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी थी, उनका मुख्य उद्देश्य था मानव केंद्रित वैश्वीकरण। यानी कि मानव केंद्रित वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है कि वैश्वीकरण का प्रयोग मानव की कल्याण के लिए किया जाए, मानव की भलाई के लिए किया जाए। लेकिन आज वैश्वीकरण किसके लिए हो रहा है? एफडीआई बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। आज किसके लिए हो रहा है? पैसे कमाने, धन कमाने के लिए। हर आज कोई व्यक्ति अमेरिका में जा रहा है, क्यों? पैसे कमाने। अमेरिका का कोई व्यक्ति भारत में निवेश कर रहा है, क्यों? पैसे कमाने। उसका उद्देश्य मानवीय हित है ही। तो ये जो आज का वैश्वीकरण, इसे बोला जाता है पूंजी आधारित वैश्वीकरण। इसके बाद भारत के वैश्वीकरण को बताना है, जैसे महात्मा गांधी, अरविंदो, स्वामी विवेकानंद ने भी भारत में मानव केंद्रित वैश्वीकरण की बात करी। रविंद्रनाथ टैगोर पूरे वासुदेव कुटुंब की बात करते थे, पृथ्वी के कल्याण की बात करते थे। तो वो सब चीजें थी, वो थी मानव केंद्रित वैश्वीकरण। तो पहले आपको बताना है कि भारतीय इतिहास में ऐसा था, फिर आखिरकार बताना है आपको। तो आखिर पूंजी आधारित, ये शब्द थोड़ा चेंज कर देना, गलत लिखा है। पूंजी आधारित, पूंजी आधारित वैश्वीकरण क्या है तथा इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये चीज आपको बतानी है। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है, सिंपल सा। फिर इसके बाद पूंजीवाद वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी पुनर्जागरण से होती है, मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्थाओं से होती है, औद्योगिक क्रांति से होती है, उपनिवेशवाद, ये उपनिवेशवाद टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उपनिवेशवाद से होती है, साम्राज्यवाद से होती है। तो आपको फिर बताना है कि पहले मानव केंद्रित वैश्वीकरण था, लेकिन यूरोप के वैश्वीकरण ने पूंजी आधारित वैश्वीकरण को बढ़ाया। पूंजी आधारित वैश्वीकरण के प्रभाव सीमित सकारात्मक रहे, इससे सकारात्मक प्रभाव पड़े, लोगों का व्यापार बढ़ा, लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ी, संचार के साधन बढ़े, लोगों की आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। लेकिन इसमें पूंजी को ज्यादा महत्व दिया जाने से मानवीयता को नजरअंदाज किया गया। ज्यादा महत्व दिए जाने से मानवीयता को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे मानव पर संकट, और मानव पर संकट उत्पन्न हो रहे देख सकते हो। पहले संकट एशिया अफ्रीका के बीच में। अब भाई पूंजी वैश्वीकरण हुआ, व्यापार हुआ, जिसका उद्देश्य था मानव कल्याण। लेकिन यूरोपीय कंपनी क्या आई? भारत का शोषण करने के लिए, अफ्रीका का शोषण करने के लिए। ये क्या है? ये पूंजी आज वैश्वीकरण के उदाहरण है। शीत युद्ध हो रहा है, किस उद्देश्य के लिए? जहां मानव का शोषण किया जा रहा है, मानव के विकास की बजाय लोग अपने हथियारों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो क्या है? पूंजी आधारित वैश्वीकरण। जहां रूस यूक्रेन डिस्प्यूट हो रहा है, अफगानिस्तान में चीन की बढ़ती आक्रामकता, ये सब किसके उदाहरण है? ये राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पूंजी आधारित वैश्वीकरण के उदाहरण है। चीन चाहता है कि मैं सर्वोच्च बनूं, मैं शक्तिशाली बनूं, मैं आर्थिक रूप से सशक्त बढ़ूं, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनूं। ये सारी चीज कहाँ थी? ये मानव पूंजी आधारित वैश्वीकरण आती है। मानव आधारित वैश्वीकरण तो दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे की भलाई की सोचता है। जब मानव के विकास की बात सोची जाती है,
अब आप ये बताइए कि हमास और अब इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसमें कौन सा मानव का विकास हो रहा है? चाहे हमास की तरफ से आतंकवादी मरे, चाहे इजराइल की तरफ से उसके सैनिक मरे, मरता तो मानव ही है। रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, पुतिन अपने सर्वोच्चता के लिए अड़ग है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने राष्ट्रवाद के नाम पर अपने राष्ट्र को बर्बाद करवा रहे हैं। वहां महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, देश के विकास के साथ सब अवरुद्ध हो गए। जहां जिस राज्य का निर्माण किस लिए किया कि भाई व्यक्ति का विकास हो, लेकिन वही राज्य यदि व्यक्ति के पतन का कारण बन जाए, ये सब किसके कारण है? ये पूंजी आधारित वैश्वीकरण का है। तो ये आपको बताना है कैसे पूंजी आधारित वैश्वीकरण, आर्थिक स्तर पर देख सकते हो आप, सामाजिक स्तर पर। तो आपको ऐसे रूपरेखा बनानी है, मुझे कैसे पॉइंट लिखने हैं। देखो ये पूरा पॉइंट आपको बताना है। ये एग्जाम्पल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, आपको ऑक्सफैम की रिपोर्ट बतानी है, तो ये आपके पास, इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स बतानी है। तो इस तरीके से हमारा टारगेट है कि आप कोई भी टॉपिक इस तरीके से रूपरेखा, आयाम हो गए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे, आर्थिक स्तर पर कैसे, सामाजिक स्तर पर कैसे, ये आयाम है इसके। इसी प्रकार राजनीतिक स्तर पर कैसे। भाई एक सिंपल सा उदाहरण है, मानव आधारित वैश्वीकरण के अंतर्गत अगर राजनीति आती तो मानव का कल्याण होता, जन कल्याणकारी योजनाएं चलती, लोगों को, राजनेता ईमानदार होते, राजनेताओं का उद्देश्य मानव सेवा होती। लेकिन आज क्या हो गया? आज क्रॉनी कैपिटल चल रहा है, लोकतंत्र के मूल्य गिर रहे हैं, दल बदल की राजनीति चल रही है, लोकतंत्र में धनबल का प्रयोग हो रहा है, राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है। ये सब क्या है? पैसे के लिए, धन कमाने के लिए, पावर कमाने के लिए। ये सब पूंजी आधार वैश्वीकरण के उदाहरण। पर्यावरण स्तर पर देख लो, प्रौद्योगिकी के स्तर पर देखो, ये देखो, ये सारे एग्जाम्पल है, ये दिखाते हैं कि मानव। तो आपको सबसे बड़ी बात है, इस टॉपिक को देखने के बाद आपको इतने आयाम तैयार करने हैं, और हर एक आयाम में आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है। इस तरीके से मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। इसी स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, कि आज पूंजी, आज आप देख लीजिए सिंपल सा, कि आज व्यक्ति पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार से, अपने से दूर हो गया। वो पैसे कमाने के लिए अमेरिका जाते हैं, परिवार को छोड़ जाते हैं। तो वो पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन एक शांतिपूर्ण और मानवता आधारित जीवन नहीं कमा सकते। और ये सब चीज हमें किसने सिखाई है? पूंजी आधारित वैश्विक। तो इसलिए आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मांग हो गई है कि ये वैश्वीकरण अच्छी चीज नहीं है। वैश्वीकरण का प्रयोग हमें मानव के कल्याण के लिए करना है, जो एक समय भारत विश्व गुरु होते हुए कर रहा था। एक समय भारत इसको विश्व गुरु कर रहा था, तो वही चीज इसमें बतानी थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए बोला कि अब समय आ गया है कि हमें पूंजी आधारित वैश्वीकरण के स्थान पर मानव आधारित वैश्वीकरण की शुरुआत करनी ही चाहिए। वहीं से ये टॉपिक आपका उठाया। तो आपको ऐसे में आयाम देने, देखो प्रौद्योगिक स्तर पर, ये नैतिक स्तर पर, इतने आयाम आ गए। अब आप इतने आयाम दोगे, इतने पैराग्राफ आपके डेवलप हो जाएंगे, इनका एक एक एग्जाम्पल दे देना है और इनका फ्लो बनते हुए रहना है। आपका बहुत जबरदस्त ऐसे हो सकता है। लेकिन ये चीजें तब आएंगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तब। एक दिन से चीजें नहीं आती। तो आपको एक मॉडल आंसर यहाँ प्रोवाइड करवाया गया है, इसी के बेस पे मैंने इसको ऐसे को लिखा है, जो आपके सामने भी प्रेजेंट किया जाएगा, जिसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दी। आप वहां से भी इसकी पीडीएफ देख सकते, और इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग को, ऐसे राइटिंग को मजबूत कर सकते। लेकिन इसमें आपका देखो, अब मैंने यहाँ बताया कि ये उपरयुक्त बढ़ती समस्याएं है ना, इन्होंने इनका समाधान किया था मानव केंद्रित पूंजीवाद। ऐसी चीजों को हाईलाइट करना है आपको। मानव केंद्रित पूंजीवाद, जो भारतीय संस्कृति की वासुदेव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित, जिसे वर्तमान भारत द्वारा G20 सम्मेलन में भी देखा गया है। इसलिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूंजी आधारित वैश्वीकरण के स्थान पर मानव केंद्रित वैश्वीकरण को प्राथमिकता देने की अपील की थी, जिसमें धन, वस्तु, संसाधनों के स्थान पर मानव को प्राथमिकता दी जाए और इनका प्रयोग मानव के कल्याण के लिए किया जाए। उसे बोलते हैं मानव आधारित वैश्वीकरण। ये मैं सच, ये मैंने रूपरेखा तैयार की, अभी ऐसे नहीं है। आपको इस तरीके से इतने आयामों पर आधारित रूपरेखा तैयार करो, इसको आधे घंटे दीजिए एग्जाम में। एग्जाम में इसको 20 से 25 मिनट दे सकते हो आप, क्योंकि लिखने में आपके लिए 1 घंटा बहुत सफिशिएंट होता है। आप इसमें 20 से 25 मिनट आप इसको दे सकते हो।
नियम क्या होता है ऐसे का, 5 मिनट में आप सेलेक्ट करो आपको कौन से टॉपिक पे लिखना है, 25 मिनट में उसकी रूपरेखा तैयार करो, 1 घंटे में आप ऐसे लिखो, यानी कि एक ऐसे के लिए आपको 1.5 घंटे टाइम मिलता है। और अगर आपकी रूपरेखा जितनी इफेक्टिव होगी, आपका ऐसे की स्पीड उतनी ही तेज होगी और आपका ऐसे उतना ही इफेक्टिव होगा। इसलिए प्लीज दोस्तों, ऐसे को बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ऐसे में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ऐसे में नंबर आप 140, मेरे 139 आए थे, 137 और 131, 3 बार किए नंबर आप 150 से प्लस ला सकते हो, बस अपने आपको इसकी तैयारी अच्छी करनी चाहिए। और कई बार ऐसे में ना, अगर आपका टॉपिक मैच नहीं होता तो नंबर गिर जाता, कई बार लोगों के 90 नंबर, 80 नंबर भी आए। लेकिन अपनी ओर से मेहनत करनी चाहिए, जो नंबर आएंगे अलग बात है, लेकिन अपनो आपको हर आयाम पे तैयारी करनी। तो ये इसकी रूपरेखा है। मैंने बताया आपको पहले कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण बहुत पुरानी व्यवस्था है। वैश्वीकरण में पूंजी आदत वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई और वो कैसे समस्या बना, और उसी समस्या की वजह से उसका समाधान के रूप में हमें मानव केंद्रित वैश्वीकरण की जरूरत है। ठीक है। और मानव केंद्रित आपको वैश्वीकरण की यदि जरूरत है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो मानव केंद्रित वैश्वीकरण के लिए इतने लोगों को ध्यान रखना, ये वर्ल्ड इतने लोगों को इन लोगों को इतने स्तर पर आपको ये प्रयास करने होंगे जिससे कि आप मानव केंद्रित वैश्वीकरण, ये मानव केंद्रित वैश्वीकरण का उदाहरण है। ऐसा नहीं कि मानव केंद्रित वैश्वीकरण है नहीं है। आप देख सकते हो संयुक्त राष्ट्र विकास संघ के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशन जारी किया जाता है। अब मानव विकास सूचकांक का उद्देश्य क्या है? मानव केंद्रित वैश्वीकरण। जलवायु परिवर्तन पर लोगों पर सहयोग, अंतरराष्ट्रीय जैसे सोलर अलायंस हुआ, आपदा न्यूनीकरण संगठन हुआ, सतत विकास लक्ष्य, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा विकासशील देशों को कल्याण के लिए लोन देना, कोविड-19 में भारत के द्वारा वैक्सीन प्रोवाइड करवाना, श्रीलंका अफगानिस्तान संकट, मोरक्को में आए भूकंप, हाल ही में मोरक्को में भूकंप आया है, इस दौरान भारत के द्वारा जो उनको सहायता दी गई है वो किसका एग्जाम्पल है? वो मानव केंद्रित वैश्वीकरण का ही एग्जाम्पल। एनजीओ की भूमिका हो सकती है मानव। अब आपको दिखाना है कि इस मानव केंद्रित वैश्वीकरण की स्थापना में हर हितधारक की भूमिका होगी। एनजीओ की भूमिका हो सकता है, जैसे बिल एंड मेलिंडा ट्रस्ट आपने देखा होगा, बिल एंड मेलिंडा जो फाउंडेशन है, ये बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन जिसे बिल गेट्स के द्वारा चलाया जाता है, अफ्रीका के देश, एशिया के देश, गरीब गरीब देशों में जाके दान दिया जाता है ताकि वहां लोगों की गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, इन समस्याओं को दूर किया जा सके। तो ये किसका एग्जाम्पल है? अमेरिका का आदमी अफ्रीका के गांव में जाकर के लोगों को गोद लेता है उस गांव को, और उसमें निवेश करता है, उसमें पैसे लगाता है, लोगों को शिक्षा देता है, पोषाहार की सुविधाएं देता है। ये क्या है? ये मानव आधारित वैश्वीकरण है। क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति दूसरे क्षेत्र से कनेक्ट हो। लेकिन यदि वो पूंजी के लिए कनेक्ट है तो उसे पूंजी आधारित वैश्वीकरण कहेंगे, लेकिन वो मानव कल्याण के लिए कनेक्ट है तो उसे मानव केंद्रित वैश्वीकरण कहेंगे। तो ऐसी बात नहीं कि मानव केंद्रित वैश्वीकरण है नहीं है। सरकार के स्तर पर जैसे सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति, जन कल्याण हेतु चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं, नीतियां, कार्यक्रम जैसे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, आयुष्मान भारत बीमा योजना, ये सब क्या है? ये मानव आधार वैश्वीकरण के उदाहरण। यानी कि इस ऐसे में कैसे बताना है, पहले बताना वैश्वीकरण क्या होता है, फिर उसका इतिहास, फिर उसके पूंजी आधार वैश्वीकरण के तरीके, उससे होने वाले नुकसान और उनका समाधान के रूप में आपको मानव केंद्रित वैश्वीकरण और मानव केंद्रित वैश्वीकरण के प्रयास अब तक कहां कहां किए गए वो, और उसके बाद आगे हमें कैसे कैसे करने चाहिए वो प्रयास, और निष्कर्ष में वही चीज आपको इतना सिंपल तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको ऐसे लगता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं ऐसे। ठीक है ना? देखो, पहले लिखना है वैश्वीकरण, फिर लिखना है इसका इतिहास, फिर लिखना है पूंजी आधारित, इसकी समस्याएं, इसके समाधान मानव केंद्रित, और इसको बढ़ाने के प्रयास, फिर इसके बाद निष्कर्ष। इतने आयामों को ध्यान में रखते हुए आपको ये टॉपिक लिखना है, और इस तरीके से आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आप लिख सकते हो। बस आपको अच्छे से चीजें आराम से लिखनी, ये प्रयास चल आपके साथ चले ऐसे। और भारत ने ये पूछा, और जो आज में आपको एक पैराग्राफ इस चीज को जरूर देना है कि भारत ने मानव केंद्रित वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किया है। तो भारत ने बहुत जगह प्रयास किया है। मानव कल्याण श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार में शरणार्थी, मोरक्को, ये एग्जाम्पल है आपके पास। ठीक है ना? कोविड-19 में किया है। हाल ही में G20 में हम अध्यक्षता कर रहे थे, एक पृथ्वी एक जीवन एक भविष्य के माध्यम से। ठीक है। और निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं
ये चेंज करना है आपको। निष्कर्ष में लिख सकते हैं, अमर सेन ने एक बात कही है, निष्कर्ष में बहुत अच्छी बात है। अमर सेन ने सत्य ही कहा है कि वैश्वीकरण वर्तमान की वास्तविकता है, न तो हम इसे रोक सकते हैं और न ही इसे परिवर्तित कर सकते हैं, बल्कि इसको एक दिशा दे सकते हैं। और वो सही दिशा क्या है? इसको मानव केंद्रित वैश्वीकरण के रूप में बदलना। इसलिए दोस्तों, ये हमने लिखा भी है आपको, ये दी गई चीजें हैं, ये इस निबंध की एक रूपरेखा है और आपको इसी रूपरेखा के आधार पर विस्तृत निबंध लिखना होता है। इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको टॉपिक लीजिए, उसकी रूपरेखा लिखिए, और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से कैसा भी टॉपिक आए बहुत अच्छे से उसको लिख पाओगे। ठीक है ना? तो ये बेसिकली आपका क्या था, प्रैक्टिस के लिए चीजें दी गई थी। अब इन्हीं के आधार पर निबंध लिखा गया है। इस निबंध को आपके साथ शेयर किया गया अच्छे से, फिर भी आपको इस बात पढ़ देता हूँ सिंपल सा। देखो बहुत किस तरीके से फ्लो कनेक्ट है, वो फ्लो देखो किस तरीके से कनेक्ट है। देखो जो अब सबसे बड़ी बात आती है कि रूपरेखा तो आपने लिख ली, अब रूपरेखा को प्रेजेंट करना है, इसके लिए आपको फ्लो बनाना बहुत जरूरी है। और फ्लो बनाने के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तभी ये फ्लो बन पाएगा। जैसे सिंपल सा, वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है, मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया है, जिसमें वस्तु, सेवा, विचार, व्यापार तथा पूंजी तथा यात्रा इत्यादि के प्रभाव में भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं का महत्व समाप्त हो जाता है और संपूर्ण दुनिया एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जुड़ जाती है, जिसे वैश्वीकरण, वैश्विक विलेज, इसे हाईलाइट करना है आपको, वैश्विक विलेज की श्रेणी दी जाती है। सिंपल से मैंने स्टार्ट किया है इसको डेफिनेशन से, एक सिंपल से। फिर आगे इसी वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना है। अब मुझे बताना है वैश्वीकरण का इतिहास, लेकिन उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया कि पश्चिमी विचारक वैश्वीकरण को आधुनिक अवधारणा मानते हैं। ठीक है ना? जिनके अनुसार उदारवाद, बाजारवाद और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण का उदय हुआ। ये तो मानते हैं पश्चिमी लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं वैश्वीकरण तो हमने स्टार्ट किया। वही भारतीय अर्थशास्त्री जैसे अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्री, उनका मानना है कि वैश्वीकरण की अवधारणा प्राचीन समय में भी यही थी, ये आज की नहीं है, प्राचीन समय में थी। और इसका एग्जाम्पल फिर आपको साबित करना है। यदि हम हड़प्पा, मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन सभ्यताओं के बारे में बात करें तो सभी आपस में अपने व्यापार, पूंजी प्रवाह, संबंधों को लेकर के एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जिसका एग्जाम्पल हड़प्पा से मिलने वाली मेसोपोटामिया की हड़प्पाई मुहर है। हड़प्पाई मुहर जो व्यापार का संकेत कर रही थी, वो इस बात का एग्जाम्पल है कि हड़प्पा का संबंध मेसोपोटामिया से था व्यापार के रूप में। वो भी किस बात का एग्जाम्पल है? वो इस बात का एग्जाम्पल है कि भाई आपका व्यापार था, आपका वैश्वीकरण था। इसी प्रकार थोड़ा और आगे बढ़ते, अब ज्यादा विस्तार नहीं देना है, छोटा लिखना है और पैराग्राफ चेंज करना है, इतने छोटे पैराग्राफ लिखने हैं। इसी प्रकार मौर्य काल, संगम काल, गुप्त काल, मध्यकाल में पश्चिमी और पूर्वी दुनिया से हमारे व्यापारिक संबंध थे। पश्चिम के यूनानी तुर्की तथा चीनी यात्री का आगमन मुक्त मानव प्रभाव को दिखाता है। भाई यात्री यहाँ पर आ रहे हैं तो इस बात का है कि मुक्त मानव प्रवाह है, यानी मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुक्त होकर के जा रहा है, उन पर कोई बाधा नहीं है, तो यही तो वैश्वीकरण है। परंतु वह सभी संबंधों का मुख्य देश का मानव मुख्य उद्देश्य था, ये मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लोग या व्यापारिक ये कह रहा है कि लोग यात्राओं पे जाते थे, लोग व्यापारिक संबंध स्थापित करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य था मानव कल्याण, उनका पूंजी कमाना नहीं था। इस समय भारत विश्वगुरु था, संपूर्ण दुनिया को वासुदेव कुटुंब का पाठ समझाया। इसने पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता, नैतिकता, मानवीयता ये मूल्य सिखाए। प्राचीन विश्वविद्या के केंद्र तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ पर थे, जिनके द्वारा मानवीय कल्याण हेतु विदेशी छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। ये क्या है? ये मानव केंद्रित वैश्वीकरण के एग्जाम्पल इसके। दक्षिणी एशिया में देखें ये आपको दिखाएगा। इसी प्रकार आगे देखो, इसी प्रकार 19वीं 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जैसों ने भी धार्मिक सहिष्णुता, अहिंसा, सर्वोदय, इनके माध्यम से भी मानवीयता के गुणों को बल दिया। जिसमें आपको एग्जांपल दे सकते हो आप, अफ्रीका में गांधी जी का आंदोलन,
स्वामी विवेकानंद ने तो पश्चिमी दुनिया को भौतिकतावाद से पश्चिमी दुनिया में भौतिकतावाद से बहुत समस्या उत्पन्न हो गई, नैतिक मूल्य खत्म हो गए, परिवार खत्म हो गए, समाज खत्म हो गया, लोगों में आपस में संघर्ष होने लगे, लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते। लेकिन हमने उनको ये चीज सिखाई, आध्यात्मिकता, कि विकास के लिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। और स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो सम्मेलन में भाषण था, वो इसी आध्यात्मिकता पर आता। देखो अब आपने इस तरीके से पैराग्राफ कनेक्ट किए, देखो एक भी पैराग्राफ में फिलो नहीं टूट रहा। अब देखो देखो आराम से देख लो, ये सभी उदाहरण है ना, मानव केंद्रित वैश्वीकरण की बात करते हैं, जहां मानवीय मूल्यों, प्रकृति, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को पूंजी धन संपदा से ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब आके मैंने कनेक्ट करने के लिए एक चीज उठाई है। आप पैराग्राफ कनेक्ट करने के लिए हमेशा क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने लिखा है, आखिरकार क्या कारण है कि दुनिया पूंजी केंद्रित वैश्वीकरण पर वर्तमान समय में निर्भर हो गई। देखो क्या गजब तरीके से फ्लो है, वैश्वीकरण बताया, उसका इतिहास बताया, अब आपको आना है आधुनिक वैश्वीकरण में। तो उसको कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया कि आखिरकार क्या कारण है कि वैश्वीकरण जो मानव केंद्रित था, जिसका उद्देश्य मानव कल्याण था, वो आज पूंजी केंद्रित हो गया। तो वो आपको दूसरे पैराग्राफ में बताना है कि इसकी शुरुआत पुनर्जागरण के बाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप हुई, जहां राज्य का व्यापारिक उद्योग पर प्रतिबंध समाप्त हो गया। ये आपको उसका कारण बताना है कि किस तरीके से आधुनिक पूंजीवाद की स्थापना हुई। और इन सभी घटनाओं के ने मानव को, या मानव को खतरे में डाल दिया। इसके बाद शीत युद्ध हुआ है, सोवियत संघ का विघटन हुआ है, फिर पूंजीवादी व्यवस्था और एक्टिव हो गई, और इन सब से क्या हुआ, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला, इस आधार पर पूंजीवाद बढ़ा। ठीक है, फिर कह रहा है कि पूंजीवाद भारत वैश्वीकरण के सकारात्मक पहलू थे, लेकिन दूसरी ओर से विभिन्न प्रकार के संकट भी उभर कर सामने आए, जिसके परिणाम स्वरूप धन और भौतिक वस्तुओं को वरीयता दी जाने लगी। कई नए अपराध उभर कर सामने आए, जिसमें हाल ही में पाकिस्तान में एक स्कूल में हुई आतंकवादी घटना, सैकड़ों मासूमों की हत्याएं हुई, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ड्रग्स तस्करी बढ़ रही है, मानव विरोधी समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सब का कारण क्या है, पूंजी आधारित वैश्विक। आज यद्यपि वैश्वीकरण के दौर में संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे संगठन है, परंतु प्रत्येक राष्ट्र अपने मानवीय हितों के स्थान पर राष्ट्रीय हितों, आर्थिक हितों और किसी भी लागत पर अपने विकास पर बल देता है, जिसके कारण आज चाहे आतंकवाद की समस्या हो, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसे कि अमेरिका द्वारा अपने आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु पर्यावरण समझौते से अलग होना, चीन द्वारा मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से रोकना, कई बार सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग करना। भाई जब ये आतंकवाद और आतंकवादी हमेशा मानव के विरुद्ध रहेगा, तो उसको आपके द्वारा बचाया जाना केवल अपने हितों के लिए, ये किस बात का संकेत है, ये मानव पूंजी आधारित वैश्वीकरण का संकेत। तो आप ऐसे कनेक्ट कीजिए, बहुत शानदार आपका ऐसे, लेकिन इसको समझिए, इसको पढ़िए, एक बार इस ऐसे को पढ़ के देखना, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बट हम कोशिश करेंगे उनको इंप्रूवमेंट करके दोबारा शेयर करें। दो चार हो सकते हैं ऐसे तो, क्योंकि टाइपिंग करते टाइम हुई जाती चीजें। ठीक है, और हम इसको प्रिंटेड इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपना एक प्रिंट निकाल के इसको कर सकते। आज ऐसी वैश्वीकरण से मानवीय संवेदनशीलता खत्म हो गई है, नैतिकता खत्म हो गई है, लोग भोग विलास की जिंदगी जी रहे हैं, जीवन मनोरंजक हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की बात कर रहा है। जब व्यक्ति अपने भोग विलास में हो जाएगा, भौतिकता में डूब जाएगा, व्यक्ति दूसरे के बारे में ही नहीं सोचेगा, ऐसी स्थिति में महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार जैसी हिंसाएं, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ेंगी। चाहे दिल्ली का निर्भया कांड हो, या कश्मीर में एक 7 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार हो, या कोटा जैसे शैक्षणिक शहर में बढ़ती आत्महत्याएं। आत्महत्याएं बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है पूंजीवाद, जहां पर कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन से संघर्ष बढ़ रहे हैं, और संघर्ष से व्यक्ति तनाव में आता है, और तनाव के बाद व्यक्ति सुसाइड करता है। तो आज आत्महत्याएं बढ़ रही है, क्या 10वीं की परसेंटेज व्यक्ति के जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। आप चीज सोचिए, 10वीं क्लास की परसेंटेज आईआईटी में सिलेक्शन क्या व्यक्ति के जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर किसी बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोसाइटी उसको दबा के खा जाएगी, समाज उसकी हत्या कर देगा। और ये बात आप सभी जानते हैं, आत्महत्या नहीं होती, बल्कि समाज के द्वारा व्यक्ति की गई हत्याएं होती। कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, इसलिए करता है कि उसके बारे में समाज क्या कहेगा, और व्यक्ति समाज की वैसे ही हत्या करता है।
तो आज इस पूंजीवाद ने समाज को सिखाया कि नहीं, 10वीं में 100% होनी चाहिए, बच्चा फाउंडेशन कोर्स जाएगा तुरंत उसका आईआईटी में होना चाहिए, आईआईटी के बाद तुरंत उसको 2 करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए। अब भाई सबको नहीं मिलेगा तो क्या दूसरे लोग मर जाएंगे? और इसी वजह से आप देख सकते हैं कोटा जैसा शैक्षणिक शहर, उसमें मंथली लेवल पर बहुत सारी आत्महत्याएं। ये किसका कारण है? ये पूंजीवाद। किसानों की आत्महत्या होती है, तो क्या 40,000 का लोन की कीमत इतनी हो गई कि एक किसान की आत्महत्या उसके बराबर हो जाए, किसान का जीवन उसके बराबर हो जाए? ये सब किसका कारण है? ये सब पूंजी आधारित बेचना है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल दोगे ना तो एग्जाम को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, और इसमें कहीं ब्रेक नहीं टूटेगा। बढ़ती इसी भौतिकवादी, शब्दों को थोड़ा सही कर देना, बढ़ती इसी भौतिकवादी विलासितापूर्ण जीवन और पूंजीवादी धारणा ने मानव ने स्वयं को मशीन और वस्तुओं के अधीन कर दिया। आज व्यक्ति वस्तुओं का अधीन है। कैसे अधीन है? व्यक्ति खाने पे कम, अपने कपड़ों पे ज्यादा खर्च करता है। व्यक्ति दूसरे की भलाई में कम, अपने भोग विलासिता में ज्यादा खर्च करता है। व्यक्ति आज सुबह से 9 बजे जाएगा, काम करके शाम को 6 बजे लौटेगा, फिर दूसरे दिन 9 बजे जाएगा, फिर 6 बजे लौटेगा, मशीन की तरह बन गया है। उसने अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब पूंजी आनंद है। इससे अच्छा पहले दुनिया थी, गांव में लोग रहते थे, अपनी खेती करते थे, जितना खेती होती थी उसको खा पी के मजे करते थे, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन आज उसी गांव में एक के पास पैसा आ गया, इसके पास ज्यादा पैसा आ गया, तो मैं क्यों नहीं कमा पाया? फिर वो उसको कमाने के लिए घर छोड़ के बाहर आता है, बाहर आके मशीन की तरह काम करता है, फिर वो कमा के ले जाएगा गांव में, फिर कोई और व्यक्ति उसको कंपटीशन करेगा। इस तरीके से लोग मशीन पीछे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है ना? और इसी कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हुई। ये सब किसके उदाहरण है? पूंजी आधारित वैश्वीकरण। इस तरीके से, इसलिए मार्क्स ने बहुत पहले बोला कि पूंजीवाद ने मानव में अलगाववाद, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया, जिससे उसकी स्वतंत्रता की सोचने की क्षमता और जनशीलता की क्षमता, ये सृजनशीलता है, ये शब्द गलत हो गया, इसको सही करना होगा, सृजनशीलता की क्षमता को समाप्त कर दिया है। आज व्यक्ति के मजदूर की बजाय मशीन को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, मानव को साधन बना दिया गया है। और ये बात 18वीं सेंचुरी में मार्क्स ने कहा था कि ये पूंजीवाद एक दिन बर्बाद कर देगा, और वही आज हो रहा है। आज पर्यावरण बर्बाद हो गया, आज व्यक्ति बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो गए, समाज बर्बाद हो गया। पैसों के लिए लोग अपनों को मार रहे हैं, अपनों को भूल जाते हैं। ये सब किसका कमाल है? सीधा पूंजीवाद का। इतने सारी चीजें, इसमें पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, आप पढ़ लेना। इस वैश्वीकरण से पर्यावरण का निरंतर विनाश किया जा रहा है, क्योंकि मानव अब अपनी आवश्यकताओं के स्थान पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा हुआ है, जिससे निरंतर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। नदियां, तालाब, झील को प्रदूषित कर रहा है। बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण ने जलवायु, जल, वायु और मृदा प्रदूषण की समस्याओं को जन्म दिया है। निरंतर औद्योगिकरण तथा वनों की होती कटाई के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिला है, जिसमें नई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं का जन्म दिया है। इन सभी समस्याओं ने प्रकृति का विनाश कर दिया है और मानव का जीवन संकट में ला दिया है। ये सब किसकी वजह से? ये आज से 18वीं शताब्दी से पहले तो थे नहीं भाई। मध्यकाल में कोई पर्यावरण की समस्या थोड़ी थी, मौर्य काल में कोई पर्यावरण की समस्या थोड़ी थी। लेकिन ये कब आया? औद्योगिक क्रांति के बाद। और औद्योगिक क्रांति किसकी वजह से आई? पूंजीवाद की वजह से। तो इसकी सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार विकसित देश है, परंतु उसका परिणाम मालदीव, सेशल्स जैसे गरीब देशों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में विकसित देशों के द्वारा इनको तकनीकी और आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है, सहायताएं नहीं दी जा रही है, और ये सभी पूंजीवाद की सर्वोच्चता को स्थापित कर। तो आपको इस तरीके से कोशिश करना, पैराग्राफ छोटा कर देना, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। फिर आज राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों की प्राप्ति के लिए गरीब तथा अल्पविकसित देशों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं तथा उन्हें शर्त युक्त ऋण दे रहे हैं, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे वह राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो रही है। चाहे वो समस्या श्रीलंका की हो, चाहे वो समस्या पाकिस्तान की हो, इस सब का कारण चीन है, और चीन पैसे के लिए इनको पैसा दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है। तो दोस्तों यही चीज आपको समझनी है। ऐसे में एक छोटा सा कैप पूंजीवाद का ऐसे, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो
तो ये चीजें प्रैक्टिस के बाद ही आपके आएगी, ठीक है ना। और बहुत मेहनत करने के बाद ही ऐसे आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसमें हो सकता है कुछ हो सकती है कुछ एरर, ये बेसिकली इनको हम हटा देंगे अभी। अब मैंने इसको डायमेंशन देना चालू कर दिया। ये हो गया राजनीतिक क्षेत्र, इसको हाईलाइट कर देना है आपको, ठीक है। इसके बाद ये कोरोना के टाइम का एग्जांपल दे देना है। ये हो गया अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र, ठीक है ना। इसी प्रकार ये हो गया आपका अलग, ये भारत के, अब ये बता रहा है कि भारत ने कैसे मानवता को बढ़ावा दिया, भारत किस तरीके से मानवता को बढ़ावा दे रहा है उसका ये एग्जाम्पल है ना। और ये समस्या है, और ये सिविल सोसाइटियों की भूमिका है, किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये भारत का सहयोग, भारत किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है ये देखिए, और फिर आपको निष्कर्ष लेंगे। और निष्कर्ष के लास्ट में देखो आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है। निष्कर्ष के लास्ट में ये सेंटेंस लिखना है आपको कि प्रमुख अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने अच्छी बात बोली, वैश्वीकरण वर्तमान की वास्तविकता है। दोस्तों ये बात सही है कि वैश्वीकरण आज की वास्तविकता है। मैं तो हम इसे रोक सकते क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया के थ्रू, संचार के साधनों के थ्रू जुड़ चुके हैं। नहीं हम इसे बदल सकते, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, परंतु हम इसको एक सही दिशा तो दे सकते हैं। और सही दिशा क्या है, इसको मानव केंद्रित वैश्वीकरण के रूप में चेंज, है ना। इस तरीके से इसको एक बार पढ़िए, अच्छे से आप इसको कर सकते हो, बहुत शानदार इसमें से ऐसे लिख सकते हो। ये पूरा मॉडल अच्छे से बना के आपको दिया गया है ताकि आप एक बेहतर तरीके से अपना ऐसे लिख सकते हो। तो दोस्तों आपकी आंसर राइटिंग को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिस जरूर करें। अभी चूंकि अक्टूबर का मंथ चल रहा है, कम से कम जनवरी तक आपको लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद आप प्री ओरिएंटेड हो जाएंगे। इसलिए अभी से अपनी आदत डालिए, आंसर राइटिंग लिखिए, दो दो वीक में एक ऐसे लिखिए ताकि उसको बेहतर तरीके से आप अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी जरूर सहायता करेगा। और अभी हमारे यहाँ 16 तारीख से एनसीईआरटी बैच और जीसैट बैच चालू किए जा रहे हैं। आंसर राइटिंग का बैच हम नेक्स्ट वीक के मंडे से करेंगे, अच्छी तरीके से इसको तैयार करेंगे ताकि बेहतर तरीके से आपकी आंसर राइटिंग स्टार्ट की जा सके। और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, आप इसके थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे को बहुत धैर्य से देख लेना इस वीडियो को। कुछ चीजें क्या है कि टॉपिक ऐसा था तो इमोशनल सेंटीमेंट हो गया, उसको थोड़ा तेज बोल दिया गया होगा, तो आप उसको थोड़ा सा धैर्य से उसको देखना, समझना और अच्छे से प्रयास करना, जरूर ये आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। ऐसे राइटिंग में ये बहुत जबरदस्त सहायता करेगा, लेकिन इसके लिए आपको इसको पूरी वीडियो को देखना। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।